नमस्ते, प्रणाम सभी को। नए हिंदू नववर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ नवरात्रों का भी शुभारंभ हो गया है और रामनवमी भी आने वाली है 6 अप्रैल को 2025 को। तो उस सभी इन त्योहारों की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है होरा शास्त्र का डिविजनल चार्ट टॉपिक, जिसमें आज हम पहला चार्ट जो सीखेंगे और समझेंगे वो है D2 चार्ट, या जिसे कहते हैं होरा चार्ट। ठीक है। तो ये होरा चार्ट जो है ये बेसिकली जो हर राशि है उसको दो दो भागों में आपको बांटना है। 12 घर होते हैं कुंडली में। तो ये हर राशि को या हर घर को हम दो भागों में बांटेंगे और 15-15 डिग्री का एक भाग बनेगा। इसका मतलब तो एक कुंडली में जहां 360 डिग्री का जो हमारा जोडियक है वो इस तरह से 12 भागों की जगह 24 भागों में विभाजित हो जाएगा। और उन 24 भागों में जिस जिस भाग में प्लैनेट होंगे उसको उठा के हम बनाएंगे एक चार्ट, नया चार्ट जो D2 कुंडली कहलाएगा। और उससे हम देखेंगे आपके लाइफ में आप कहाँ से आए हो, पूर्व जन्म में कहाँ से थे, आप क्या पितृलोक से आए थे या देवलोक से आए थे, या आपकी हैबिट्स कैसी होंगी, या किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसका वो कुंडली है उसके बारे में हम बता सकते हैं। और उसके धन संपदा के बारे में कि वो कितना धन कमा सकता है। तो होरा चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेसमैन की कुंडली में। और जहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किसी को करनी है वहां भी इस चार्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम बता सकते हैं कि वो कितना वो प्रोग्रेस करेगा आगे स्पिरिचुअली। ठीक है। तो ये चार्ट पहले तो आपको ये सीखना है कि ये चार्ट कैसे, इसके कौन स्वामी बनेंगे दो दो भागों के, और कैसे इनका एनालिसिस हमें करना होगा। ठीक है। तो क्योंकि दो भाग हैं तो हमारे जो सूर्य और चंद्रमा है ये हमारे ल्यूमिनरीज हैं, माता पिता के कारक ग्रह हैं। और ये ही दोनों स्वामी बनते हैं दो भागों के, जो D2 चार्ट में हमारे दो भाग हर राशि के होते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा हम इंसान की पिछले जन्म से जो संस्कार वो लेके आया है उसकी हैबिट्स को भी पता लगा सकते हैं। और ये मान के चलिए अगर हम मेटरलिस्टिकली देखें तो ये चार्ट आपको कुंडली का जो दूसरा घर होता है ना उसके सारे सिग्निफिकेशंस के बारे में बताएगा। दूसरा घर आपका कुटुंब होता है, फैमिली होता है। दूसरे घर से आपका फेस देखा जाता है, वाणी देखी जाती है। दूसरे घर से आप आपका वेल्थ, बैंक बैलेंस चेक करते हैं, है ना। दूसरे भाव में आपका किसी भी तरह का अगर ड्रग एडिक्शन है, या कोई एल्कोहलिक है, या कोई झूठ बोलता है, कोई भी गंदी आदतें हैं, ये सब भी देखा जाता है। दूसरा घर आपका नियम और डिसिप्लिन भी है। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस हम इस चार्ट के द्वारा देखेंगे। कुंडली में जब आप मेन कुंडली, लगन कुंडली देखते हैं जिसे हम T1 चार्ट कहते हैं, हमेशा उसके बाद आपको कुछ और डिविजनल चार्ट देखने होंगे जिसके द्वारा कंफर्मेशन हमें लेना होता है। जो भी प्रॉमिस हमें कुंडली में दिख रहा है उसका कंफर्मेशन हमें उसके सब्जेक्टिव डिविजनल चार्ट से लेना है। सब्जेक्टिव ओके। डिवीजन चार्ट से मतलब यह है कि अगर आपको धन संबंधी किसी के बारे में प्रिडिक्शन करनी है तो ना केवल D1 कुंडली में हम उसे देखेंगे बल्कि D2 कुंडली में भी उसका एनालिसिस करेंगे। जो भी योग बन रहे हैं, अच्छे योग बन रहे हैं, बुरे योग बन रहे हैं। इसके साथ ही एक डिविजनल चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी, वो है नवांशा चार्ट जिसको कहते हैं D9। वहां पे हम हर हर घर का, हर राशि का 9 भाग कर देते हैं, है ना। तो 9 टाइम मैग्नीफाइड व्यू हो जाता है वो। और उसके द्वारा ना केवल आपके स्पाउस के बारे में, मैरिज के बारे में पता चलता है, बल्कि ग्रहों का बल भी हम D9 कुंडली के द्वारा देखते हैं। तो आप जब कभी भी कोई प्रिडिक्शन आपको करनी होगी तो हमेशा आपको सबसे पहले D1 देखना होगा, फिर D9 देखना होगा। और अगर आपकी धन संबंधित है तो D2 चार्ट देखेंगे। अगर आपका प्रोफेशन संबंधित प्रिडिक्शन करना है तो आपको प्रोफेशन के लिए हम चार्ट देखते हैं D10, जिसे दशमांशा कहते हैं। उसमें हम हर राशि के 10 भाग करते हैं, 10 टाइम मैग्नीफाइड व्यू होता है। तो उसको हम देखेंगे। तो कोई भी प्रिडिक्शन के लिए आपको 3 चार्ट मिनिमम देखने पड़ेंगे। ठीक है। तो डिविजनल चार्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक ज्योतिष सीखने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आपको कम से कम बेसिक कोर्स में 4 से 5 डिविजनल चार्ट आने चाहिए, करने पड़ेंगे। टोटल मिनिमम 16 डिविजनल चार्ट हमारे जो ऋषि मुनि है, जो हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र में जैसे पराशर जी ने बताया है कि कम से कम 16 चार्ट किसी व्यक्ति के देखने चाहिए अगर उसके बारे में प्रिडिक्शन करनी है। तो आप समझो ज्योतिष शास्त्र कितना गूढ़ शास्त्र है, कितना डिटेल में इसके बारे में बताया गया। हाँ बोलो चारू।
नहीं मैम, मैं कह रही थी कि मतलब ये जो, लेकिन ये 5-6 चार्ट से भी आप बोल रहे हो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट? एक 16 हाँ, चार्ट मतलब होते किसी हैं। व्यक्ति के बारे में कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट पूरा उसकी लाइफ के बारे में बताना तो 16 चार्ट आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको उसके सपोज उसने सिर्फ धन संबंधित प्रश्न पूछा है ना, तो जो ज्योतिषी को तो जैसे धन का बताना है तो वो D1 देख लेगा, D9 देख लेगा और फिर D2 देख लेगा। ठीक है। अगर कोई कह रहा ओके। है कि कोई प्रोफेशन संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम D1 D9 एंड D10 देख लेंगे। अब सारे चार्ट नहीं देखने की जरूरत उस समय आपको, क्योंकि सिलेक्टिवली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ओके। बोलता है मेरे को पूरा लाइफ का एनालिसिस बताओ, मेरे जीवन में क्या क्या होगा, तो आपको फिर 16 के 16 चार्ट देखने पड़ेंगे पूरे के पूरे। ठीक है। ओके। हाँ। लेकिन आज की डेट में आप ये देखो, जब भी किसी के पास ज्योतिषी किसी के पास जाता है तो उसको कुछ मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं व्यक्ति के। पहले होता है हाँ। अगर वो थोड़ा छोटा है तो कहेगा मेरी शिक्षा कैसी होगी, है ना, स्कूल कॉलेज में है तो मेरी कितनी हायर स्टडीज से पूछ सकता है। अगर वो एजुकेशन पूरी कर चुका है तो वो प्रोफेशन संबंधित पूछता है कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, या मैं बिजनेस करूंगा कि नहीं। अगर सपोज वो भी उसका ठीक ठाक चल रहा है तो वो विवाह योग्य हो गया तो अब वो विवाह संबंधित पूछेगा। और फिर विवाह भी हो गया तो वो बच्चों के लिए पूछेगा। बच्चों के लिए हम D7 चार्ट देखते हैं जिसे सप्तांशा कहते हैं। तो ये चार तो मिनिमम आपको आने ही चाहिए चार्ट। ठीक है। इसके बाद आ जाता है माँ बाप के बारे में भी कुछ। मैम, किसी की कुंडली जब हस्तलिखित कुंडली बनाते हैं, जैसे पहले एक प्रथा थी कि बच्चों की बनवाते थे, है ना, ज्योतिषियों से, तो वो हम्म। लाइफ प्रिडिक्शंस देते थे, तो उस वक्त फिर वो 16 चार्ट्स देख के देते थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो 16 के 16 बनाते थे, लेकिन आपको जो टेवा वो देते थे ना उसमें D1 देते थे बना के, और साथ में चंद्र कुंडली दे देते थे। आपको वो डिटेल ओके। में नहीं बताते थे। मेरी मदर 1942 का बर्थ है, मेरे नाना जी ज्योतिष जानते थे तो उन्होंने सीखा था ज्योतिष। तो वो उनकी जो पुरानी कुंडली है ना, अगर मैं अपनी मदर की आपको कुंडली दिखाऊं तो उसमें हाथ से बने हुए चार्ट्स हैं और कई डिविजनल चार्ट है। मतलब आप ये सोचो ओके। पुराने ज्योतिषी इतनी मेहनत, 1 हफ्ते का समय लगता था कुंडली बनाने में पूरी, हाँ 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 हाँ। है ना, हाथ से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इवन अभी भी अगर आप मैनुअली सीखोगे ना बनाना, अगर मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ो तो उसके कोर्स में आपको 1 हफ्ता लगेगा कुंडली बनाने में, क्योंकि उसमें पूरी एफिमेरीज को पंचांग को लेना है, उसमें से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उठाना है उस प्लेस का, फिर कैलकुलेशन करनी है, फिर जाके आप मैनुअली बना पाओगे। मैम, अभी तो सॉफ्टवेयर हैं, पर तब तो हाँ सॉफ्टवेयर भी नहीं होते थे, तो हाँ कैसे बिल्कुल, यही तो। मैनुअली सब उठाते अब थे? तो ये सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो सॉफ्टवेयर देखिए 1 मिनट में आपकी पूरी कुंडली तैयार है, आपकी 1 मिनट में आप पूरा बना लो। लेकिन तब मुझे याद है हम लोग भी जब 2001 में मैंने भारतीय विद्यालय में एडमिशन लिया था जनवरी में, तो हमें पहले 2 महीने 3 महीने तो कुंडली बनाना ही सिखाया था सिर्फ। पूरे टाइम हम पहले उसकी प्रैक्टिस करते थे मैनुअली बनाना, तब सॉफ्टवेयर नहीं हमें, इवन होंगे भी तो हमारे पास नहीं थे। मुझे याद है पहला शायद लैपटॉप भारतीय विद्याभवन दिल्ली में मैं लेके गई थी एज ए स्टूडेंट ऑल्सो। ओके। टीचर्स के पास भी लैपटॉप नहीं था। मेरे हस्बैंड विदेश गए थे तो वो लैपटॉप लेके आए थे तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैं जब लेके गई तो सारे लोग तहलका मच गया था, मोबाइल लेके आती थी, लेके आती थी। मतलब मैं हमेशा पायनियर रही हूँ हर चीज में, टेक्नोलॉजी में भी। सबसे पहले मैंने किया टीवी पे, सबसे पहले स्टूडेंट से मैं आई, है ना। और वाओ। शो किया मैंने 2010 में टीवी पे लाइव शो किया। चैनल भी मेरा सबसे पहले बना, वेबसाइट सबसे पहले बनी 2007 में। तो खैर वो इशू नहीं है, मतलब आपको हिम्मत तो करनी पड़ती है ना आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो जी आपको मैम। ये बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये। मतलब इन शॉर्ट वो लोग 16 चार्ट्स देख के हमारे लाइफ प्रेडिक्शंस देते थे, और बिल्कुल, देख के। बहुत ज्योतिषी बहुत मेहनत करते थे, जो जो अच्छे ज्योतिषी होते थे, गुणी ज्योतिषी, ज्ञानी ज्योतिषी। लेकिन जो ऐसे जी ही जी। सिंपल पढ़े हुए वो तो फिर ऐसी आपको झूठ भी बोल देते थे। 90% हॉरोस्कोप गलत भी बनते थे पहले। क्यों? क्योंकि एक तो अब तो समय ही, सबसे पहली बात है कि जो समय बताया बच्चा पैदा हुआ वही गलत नोट किया। और अगर वो चलो मान भी लिया, इवन मैं आपको एक और एग्जांपल कोट करती हूँ। 2011 में मैं शादी में गई थी। मेरे मुंह बोले जो साउथ इंडियन ब्रदर हैं कृष्णमूर्ति, मेरे कलीग भी रहे हैं, उनके बेटे की शादी थी, इकलौते बेटे की, और मैं उसमें गई। तो शादी में जब मैं गई तो मुझे कई लोगों ने कुंडलियां, शादी के बाद फंक्शन 3-4 दिन चलते हैं, साउथ इंडियन में शादी भी लंबी चलती है, तो उन्होंने मुझे कुंडलियां दिखाई। तो एक साउथ इंडियन तमिल, मतलब तमिलनाडु में जो रहते हैं, मद्रास में, चेन्नई में शादी थी। उन्होंने जो कुंडली दिखाई वो लड़का पैदा हुआ था कलकत्ता में, और उसकी कुंडली बनी हुई थी चेन्नई के पंचांग से। तो वो ओके। कुंडली ही गलत थी, वो कुंडली ही गलत थी। ये 2011 की बात बता रही हूँ मैं, जब वो पंडित, क्योंकि वो वहां बैठ रहता है चेन्नई में, उसके पास कलकत्ता का पंचांग नहीं था, कलकत्ता का एफिमरी उसने नहीं रेफर किया, उसने अपना उसी पंचांग से कुंडली बना दी। और वो कुंडली बिल्कुल गलत बन गई फिर, इसका मतलब अब उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन भी गलत होगी फिर तो, है ना। तो मैंने करेक्ट। उन्हें जब ये बताया कि आपकी तो कुंडली ही गलत है, इसकी तो शादी हो जाएगी, जबकि उसको डरा रखा था पंडितों ने कि ये तो शादी होगी नहीं, मतलब 5 साल 10 साल कुछ समथिंग बोला हुआ था, रॉन्ग रॉन्ग।
वो सब गलत निकला और फिर शादी हो गई इसकी। तो कुंडली सबसे पहली बात सही होनी चाहिए, सही मतलब जो सॉफ्टवेयर है आपका सही जेन्युइन हो, है ना, पायरेटेड ना हो। कई बार सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो जाते हैं, आपको पता है, सॉफ्टवेयर भी गलत कुंडलियां बनाने लग जाता है कभी कभी। ओके। मैंने पिछले 2007 में जब लैपटॉप शुरू कर दिया था, वेबसाइट शुरू कर दी, शायद उससे पहले ही लैपटॉप ले लिया था। तो सॉफ्टवेयर मैं पिछले इतने सालों से यूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कई बार जब खराब हो जाता है तो वो गलत कुंडली निकल के आने लग जाती है। इसीलिए एक अच्छे ज्योतिषी को पता होना चाहिए कि जो ये कुंडली है वेदर इट इज राइट और नॉट। इसके भी मेथड मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको चेक करना। ठीक है, क्योंकि ओके ऐसा मैम, या। ब्लाइंडली फेथ नहीं करना कभी भी, इन पे भी, सॉफ्टवेयर पे भी। जी। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक करते हैं। जब हम वो करेंगे आपको जब मैं रूल्स कराऊंगी प्रिडिक्शन के और असेसमेंट एनालिसिस करने के, तब आपको ये बताऊंगी कैसे हम चेक भी करना है औरत को। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा बेसिकली जो आज D2 चार्ट हमें करना है, उसमें हमें बेसिकली वो सेकंड हाउस की सिग्निफिकेशन को कंफर्मेशन देगा ये चार्ट। ठीक है, सेकंड हाउस के मैंने आपको समराइज मैनर में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब आप समझो कि बनाना कैसे है इस चार्ट को। और ये आपको मैनुअली प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बस D1 अपना जो सॉफ्टवेयर है उससे ले लेना, डिग्रीज नोट कर लेना, और फिर D2 चार्ट उससे न लेना, प्रैक्टिस करना मैनुअली। आज की क्लास का होमवर्क यही होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब ये समझिए कि होरा इज हाफ ऑफ ए साइन। होरा शब्द जो है ना वो भी अहोरात्र से बना है। अहोरात्र में अ हटा दिया, त्र हटा दिया, तो बीच का हो गया होरा। ठीक है, और इसमें हर जोडिएक साइन को दो भागों में बांटा जाएगा, 15-15 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, अगर आपकी जो जन्म कुंडली D1 है उसका जो लगन है वो ऑड साइन है, यानी कि 1 3 5 7 9 11, है ना, ये राशियां जो है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ, इन राशियों के अगर लगन है और आपका जो लगन की डिग्री है वो पहली 15 डिग्री के अंदर है, मतलब लगन आपका 10 डिग्री का है, 12 डिग्री का है, 14 डिग्री 55 मिनट तक भी है, 15 से कम है, तो वो आपको अब जो D2 कुंडली का लगन बनाओगे वो वही लगन होगा। मतलब जो अगर आपका ऑड है तो इधर होगा लियो लगन। D2 कुंडली में सिर्फ दो लगन बनेंगे, लियो या कैंसर। ठीक है, क्योंकि ये दो ही स्वामी बनेंगे, सन एंड मून, और इनके पास एक एक ही राशि होती है, सन के पास लियो होती है, मून के पास कैंसर होती है। तो अगर पहली 15 डिग्री है और लगन भी ऑड है तो आपको लियो लगन बना देना है आपकी D2 कुंडली का लगन। और अगर 15 से 30 डिग्री का लगन है ऑड साइड में भी, तो अब आपको वहां पे कैंसर लगन बिठाना है जो आपकी D2 कुंडली है। अब इसका जस्ट रिवर्स ले लीजिए, जब आपका लगन कुंडली जो D1 है वो इवन साइन है, यानी 2 4 6 8 10 12, टॉरस कैंसर, अगर लगन D1 का लगन आपका टॉरस राशि का है, कैंसर का है, और कन्या, वृश्चिक और फिर मकर, तो आपको ये इवन साइन में फिर डिग्री को देखना है। पहली 15 डिग्री तक का लगन है तो ये इवन साइन का होने से और पहली 15 डिग्री होने से कैंसर लगन आपका D2 का लगन बनेगा। और अगर 15 से 30 डिग्री का लगन है इवन साइन D1 में, तो अब ये लगन हो जाएगा लियो। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है, ये आपको फॉलो करके D2 कुंडली बनानी है। बना लोगे नहीं बना लोगे? अब मैं आपको एग्जाम्पल करा देती हूँ एक फटाफट। डी इससे पराशर लाइट दिख रहा है आपको? हम्म, हाँ मैम। चलो, अब मैंने यहाँ पे D2 कुंडली नहीं दिखाई है इसीलिए कि आपको पता कर सकूं कि आपको क्या लग रहा है। अब यहाँ ये देखिए धनु लगन है। ये डॉक्टर केशव केशव बलिराम हेगडेवार जो RSS के फाउंडर है, जिनका आज बर्थडे भी है, और जिनके जन्मदिन को आज 136 साल आज हम मना रहे हैं, 136वीं जयंती। तो इनका आज के बर्थडे पे दिन धनु लगन की इनकी कुंडली है जन्म की। इसमें अब आप मुझे बताओ D2 का लगन क्या बनेगा अगर इनकी हम होरा कुंडली बनाए। आप चाहो तो पेपर पे एक कुंडली बना लो, एक कुंडली बनाओ, 12 भाग करो उसके, एक एक स्क्वायर बनाओ, 12 भाग बनाओ, और अब बताओ इसमें क्या कौन सी राशि बैठेगी। इनका लगन है ऑड लगन है, और लगन की डिग्री है 24 डिग्री 33 मिनट। ये देखो, यानी कि ऑड में सेकंड हाफ बन रहा है, तो लगन क्या आएगा बोलो श्वेता? हम ये डी डी होरा कुंडली का लगन में मैम मून साइन में जाएगा पहले। कैंसर बनेगा नहीं बनेगा बताओ?
तुम बताओ हाँ। चारू। हाँ, यस मैम। ये देखो बन गया ये कैंसर, D2। क्योंकि ऑड साइन है और ये डिग्री है 24 डिग्री, मतलब 15, फर्स्ट हाफ नहीं है। ऑड साइन में सेकंड हाफ हो, मतलब 15 से 30 डिग्री का हो, तो यह इवन कैंसर आ जाएगा। अगर ये डिग्री 15 से कम होती लगन की, तो यहाँ पे लियो साइन आ जाता। ठीक है, ये समझ में आ गया है ये चीज। मैम ऑड साइन है, सेकेंड हाफ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कर्क लगन है। कर्क आएगा। अगर ये ऑड साइन में 15 से कम होता, तो यहाँ लियो साइन आता। मतलब पहला हाफ ऑड साइन है, तो प्रेफरेंस किसको देनी है? ऑड लगन को देनी है D2 में, मतलब ऑड लगन को लियो, देंगे। लियो का। और अगर ऑड साइन में सेकंड हाफ बन रहा है, तो प्रेफरेंस अब आपको इवन को देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पहला हाफ लियो है, इसका सेकंड हाफ कैंसर है। और ये मैम उस बात है इसी ना। का उल्टा इवन में है। इवन में हाँ। इसी का उल्टा है। हाँ, अगर इवन साइन होता तो फिर इसका उल्टा ले लो, मतलब जब इवन है तो पहला प्रेफरेंस कैंसर को देना उस समय, सेकंड प्रेफरेंस लियो को देना। ठीक है। तो ओके। अब ये मैं 1 मिनट इसको फिर से हटा रही हूँ। अब आपको चलो अभी मैंने इसको हटा दिया है। अब आप मुझे बताओ, अब एक एक प्लेनेट को बिठाना शुरू करो, सन से शुरू करो। सेम रूल आपको फॉलो करना है हर प्लेनेट के लिए। जैसे अब यहाँ पे इवन साइन है ना, यहाँ पाइसिस में बैठा है सन, और कौन से हाफ में? सेकंड हाफ में। 19, हाँ सेकेंड हाफ में। तो राइट। अब इवन साइन में फर्स्ट हाफ कैंसर है, सेकंड हाफ लियो है हम्म। ना। तो अब ये सन कहाँ बैठेगा? लियो में बैठेगा। तो अब आप सेकंड हाउस में सन को बिठा दो, जो आपने बनाया ना चार्ट अभी, जिसमें कैंसर लगन बिठाया। हम्म। तो अब सेकंड हम्म। हाउस में सन को बिठा दो। ठीक है, बिठा दिया। यस। ठीक है, अब मून को देखो, मून भी सेकंड हाफ में, तो मून भी इसका मतलब कैंसर में जाएगा सेकंड। तो मून को भी बिठा दो होरा कुंडली में, सेकंड हाउस में, मतलब लियो में बिठा दो। मून को भी, सन और मून बना लिया। ओके। चलो अब क्योंकि यहाँ तीसरा। पे सदर मून एक में है इसीलिए। हाँ, क्योंकि दोनों सेकंड हाफ में, इवन साइन के सेकंड हाफ में, तो ये दोनों कैंसर में जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ कैंसर, सेकंड हाफ सॉरी लियो में जाएंगे। फर्स्ट हाफ कैंसर, सेकंड हाफ लियो। तो इस दोनों लियो में आ गए D2 कुंडली में। अब मंगल पे आ जाओ, मंगल ऑड साइन फर्स्ट हाफ, तो ये किस में जाएगा? बोलो। ऑड साइन फर्स्ट हाफ लियो। हाँ, लियो में, तो मंगल को बिठा दो लियो में, सेकंड हाउस में ही फिर से। ठीक है, मतलब सन मून के साथ ही मंगल भी बैठ गया D2 कुंडली में। अब चौथा आ जाओ, मरकरी पे आ जाओ। मरकरी ऑड साइन, सेकंड हाफ, ऑड किसमें साइन बैठेगा? सेकेंड हाफ कैंसर। कैंसर में, तो लगन में बिठा दो, D2 कुंडली के लगन में मरकरी के बिठा दो। अब जुपिटर पे आ जाओ, जुपिटर ऑड साइन, सेकंड हाफ, कहाँ आएगा? ऑड साइन सेकेंड हाफ कर्क। हाँ, कैंसर। कर्क में। हाँ, तो D2 के लगन में बिठा दो जुपिटर को भी, मरकरी के साथ। ठीक है। अब वीनस पे आ जाओ, वीनस ऑड साइन सेकंड हाफ, कहाँ आएगा? ऑड साइन सेकेंड हाफ अगेन कर्क। कर्क। हाँ, तो वीनस भी लगन में आ गया। अब लास्ट शनि, शनि कर्क राशि सेकंड हाफ, ये कहाँ आएगा? कर्क मीन्स इवन साइन, और इवन साइन का सेकेंड हाफ मतलब सिंह, लियो। लियो। हाँ, तो सेकंड हाउस में बिठा दो, D2 के सेकंड हाउस में, लियो में। सैटर्न हो गया। अब राहु देखो, राहु ऑड साइन सेकंड हाफ। साइन सेकेंड हाफ अगेन कर्क। कर्क, तो राहु को लगन में बिठा दो, मरकरी वीनस जुपिटर के साथ D2 के लगन में राहु आ गया। अब केतु लास्ट प्लेनेट बट नॉट द लीस्ट, केतु हमारा ऑड साइन सेकंड हाफ। ऑड साइन सेकेंड हाफ कर्क। कर्क, तो ये हो गया। तो अब आपकी पूरी कुंडली तैयार हो गई, बन गई है D2। हम्म। चलो अब मैं इसको, आप चेक करो, क्रॉस चेक करो, सही बनाई है कि नहीं। ये देखो, ये देख रहा है यहाँ पे, जुपिटर वीनस हम्म। मरकरी राहु केतु आ गए कर्क में, सन मून हम्म। मार्स और सैटर्न हमारे आ गए सेकेंड हाउस में। ठीक है। तो D2 कुंडली यस। बनाना आ गया ठीक से। यस मैम। चलो अब मैं वापस उधर जा रही हूँ। अब इसका एनालिसिस हम करेंगे, और इनके लाइफ से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, इनका नेचर के बारे में, इनका जो भी लाइफ में हुआ वो सब के बारे में। ठीक है, पहले इसके रूल समझ लो, उसके बाद फिर मैं आपको वापस इस कुंडली पे लाऊंगी कि इन्होंने लाइफ में क्या क्या किया और कैसे हुआ। चलिए, ये हो गया। ये भी सीख गए आप बनाना।
अब यहाँ पे अब इसको समझो, इसके एनालिसिस को। अब ये चार्ट सामने आपके है ना, इनका डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार जी का। और इसमें अब ये समझो कि D2 लगना का जो लियो लगना है, उसको उसके देव देव देवलोक से आया है वो व्यक्ति। इसका मतलब अगर आपका वो बना है लियो लगन, हमारा क्या बना है, कैंसर बना है, तो ये कहाँ से आया है? कैंसर बना। नेटिव हैज कम फ्रॉम पितृलोक। देखिए, ऋतु हमारा जो लग्न। पृथ्वी है इसको पृथ्वी लोक बोला गया है, जो हमारा देवता जो स्वर्ग है, स्वर्ग लोक बोलते हैं, या उसे देवलोक बोल लो। लेकिन ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा जो है ना हमारा, उसका जो दूसरी साइड है जो हमें कभी नहीं दिखती, वो पितृलोक है। वहां पे भी लोग रहते हैं पितृलोक में। और कुछ लोग हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो पितृलोक में रुक जाते हैं। और बहुत ज्यादा पुण्य कोई किसी ने अच्छा किया, तो वो पितृलोक में भी नहीं रुकेगा, वो सीधा चला जाएगा देवलोक में। ठीक है। जब उनकी वो अवधि पूरी हो जाएगी स्वर्ग भोगने की, देवलोक भोगने की, या पितृलोक भोगने की, पितृलोक से वो प्रमोशन होके, या कह सकते हैं अच्छा वहां करके, फिर वो जाते हैं देवलोक में। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट भी देवलोक जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति देवलोक से फिर वापस इधर पृथ्वी पे जन्म लेगा, क्योंकि ये तो चक्र है, ये चलता रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से वो मोक्ष मिल जाएगा, भगवान को मिल जाते हैं। पितृलोक भी जाना पड़ता है, देवलोक भी जाना पड़ता है, उसके बाद फिर फाइनल विष्णु लोक या वैकुंठ धाम जो है, जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है, ऐसा माना गया हमारे शास्त्र में। तो अब कोई व्यक्ति जो देवलोक से आया है, उसकी आदतें, क्योंकि वो देवलोक जाने के लिए उसने इतना पुण्य किया ना, तब तो वो देवलोक गया। तो वो जब पृथ्वी पे आएगा ना, तो उसकी हैबिट्स बहुत अच्छी होंगी, बेटर होंगी, उसके पास ऋण कम होंगे, वो लोगों को, सोसाइटी को कुछ देने आया है फिर से वापस। और पितृलोक से जो आया है, वो थोड़ा सा उसे लेवल, लोअर लेवल मान लो, और उसको कुछ अपने ऋणानुबंधन चुकाने हैं। और वो ओके। उसको चुकाने के लिए फिर वो आया, तो उसकी आदतें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। वो थोड़ा सेल्फिश हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो सकता है। तो ये सारी हैबिट्स हमें, अब जब हमने D2 लगन बना लिया है ना, तो ये हमें बताएगा कि अब इस व्यक्ति का इस लाइफ में कैसा नेचर होगा, क्या ये करने वाला है, क्या इसका मिशन होगा लाइफ का, और किस तरह से इसकी लाइफ चलने वाली, क्या इसकी लाइफ में स्ट्रगल होगी, या इसकी लाइफ मजे से निकल जाएगी। ठीक है। तो अब हमारा D2 लगन में बन गया। तो नेचर कैसा है? अच्छा, अब सूर्य जो है वो तो हमारा पुरुष ग्रह है ना, और चंद्रमा हमारी स्त्री ग्रह है ना। और सूर्य थोड़ा मैस्कुलाइन है, और चंद्रमा हमारा फेमिनिन है। तो चंद्रमा की जितनी हैबिट्स हैं, चंद्रमा से जो भी प्लैनेट के सिग्निफिकेशन आपने पढ़ी, वो समझिए वो व्यक्ति जिसका D2 लगन बन गया, उसमें वो ज्यादा है, वो ज्यादा भावुक है, वो ज्यादा इमोशनल है, वो मदरली बिहेव करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा वो हिजड़ा नहीं हो गया, वो मतलब ये है कि उसमें वो क्वालिटीज ज्यादा होंगी जो एक मदर की क्वालिटीज है। जो लियो होगा उसमें ईगो ज्यादा होगी, वो थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, वो पिता की तरह बिहेव करेगा, वो थोड़ा सा रूलर राजा की तरह बिहेव करेगा। चंद्रमा रानी है, क्वीन है, मदर है, तो वो उस तरह से बिहेव करेगा। तो ये चार्ट्स हमें थोड़ा सा बंदे के नेचर के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है। तो ये गुड नेचर सर्व करेगा फैमिली को। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने बताई है शास्त्रों में, कि ये तो हमने लगन तो बना लिया, पता चल गया, लेकिन अब क्या ये लगन पीड़ित है, या ये लगन हमारा अच्छा बैठा है? अब आप बताओ, इनकी कुंडली देख के, जो हमने D2 बनाया चार्ट इनका, डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार जी का, इनका लगन क्या पीड़ित है या अच्छा बैठा है? श्वेता तुम बताओ, भारती मैडम आप भी बता सकते हैं। नमस्ते मैडम। मैम वो स्लाइड तो हट गया मैम। अच्छा, मैं अभी अभी नहीं, स्लाइड में मैम आपको, मैम हटा हटा नहीं है, हटा नहीं है, मतलब पीछे जाइए स्लाइड पे बस। हाँ। नहीं मैं आपको कुंडली दिखाऊं या ये दिखाऊंगी, बताओ। कुंडली। कुंडली मैम, हाँ, कुंडली। तो कुंडली दिखा देते हैं, ये लो। ये D2 चार्ट है, दिख रहा है अब आपको? हाँ जी मैम। अब बताओ, क्या ये लगन पीड़ित है लाइक D2 का, या ये क्या है, मतलब इसके बारे में जस्ट अपने हिसाब से बताओ सोच के। मैम राहु केतु एक साथ बैठे हैं, तो मैम लगन तो थोड़ा सा पीड़ित हो गया मैम। थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे क्या क्या बैठे हैं? जुपिटर उच्च का बैठा है, मरकरी हाँ। दिग्बली है, जुपिटर भी दिग्बली है हम्म। लगन में, वीनस कर्क राशि का हम्म। है, जो वाटरी साइन है, वाटरी में बैठा है। तीन शुभ प्लैनेट बैठे हैं, और राहु केतु बैठे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब तीन शुभ और एक दो, दो नेगेटिव हो गए, तो थोड़ा सा बैलेंस किस तरफ गया, ज्यादा बेनिफिट की तरफ गया ना।
ठीक मैम तो है। फिर भी इमोशनल होंगे ना ये बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, इसका एनालिसिस अभी समझेंगे ना हम। और सेकंड हाउस देखो, लियो में कौन कौन बैठा है? सूर्य बैठा है, शनि वक्री बैठा है, मंगल बैठा है और चंद्रमा बैठा है। तो लग्नेश चला गया सेकंड में, लियो में। और तीन तीन उन ग्रहों के साथ जो फायरी प्लेनेट है, जो 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 हम्म थोड़ा सा डिटैच और सेपरेट करते हैं, सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, गुस्सा कराते हैं, लड़ाई करा सकते हैं। ये लग्नेश यहाँ चला गया, विच इज नॉट ए गुड पोजिशन फॉर दिस। पैसा कमाने के लिए है ये कुंडली, पैसे को देखने के लिए अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ हम्म ये हम्म स्ट्रगल दिखा रहा है लग्नेश का यहाँ जाना, पैसा कमाने में स्ट्रगल। अब हैबिट्स और नेचर की बात है, वो हम इधर से देखेंगे जो प्लैनेट बैठे हैं। तो अब देखो यहाँ तीन शुभ प्लैनेट बैठे हैं लगन में। तो नेचर कैसा हो गया अब इनका, बताओ। अब मदरली हो गया। हाँ सोसाइटी हाँ। को बच्चे की तरह अपना समझना, लोगों को सिखाना समझाना। ही वॉज ए डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर। आपको मैंने 5 वीडियो आज सुबह डाले हैं आपको ग्रुप पे। वो पिछले साल जब इनका बर्थडे था, मैंने 5 वीडियो शूट करके अपलोड किए थे। सब में ज्योतिष कुंडली का एनालिसिस है, आप इनको डिटेल में सुन लेना बाद में। इसमें अब इनकी कुंडली में लग्नेश लगन में है जुपिटर, केतु के साथ बैठा है, धनु का है। पंचम को देख रहा है, मंगल और शुक्र यहाँ बैठ गए हैं। मरकरी तीसरे में, सूर्य और चंद्रमा चतुर्थ भाव में, राहु सप्तम में और शनि वक्री अष्टम में। इन्होंने शादी नहीं की थी, इनके माता पिता की डेथ हो गई थी जब ये 13 साल के थे। ठीक है। और इनके माता पिता तेलंगाना से इधर शिफ्ट हुए थे, महाराष्ट्र में, नागपुर में। और वहां पे इनके 2 बड़े भाई, 2 बड़ी बहनें, एक छोटी बहन थी। और इनके बड़े भाई ने इनकी मेडिकल की पढ़ाई करवाई कैलकाटा में। कैलकाटा में ही रहे 7 साल, 2010 से 1910 से 1917 तक। और वहां पे इन्होंने फिर वीर सावरकर, बंकिम चट्टोपाध्याय, उनके जो उपन्यास और वो सब पढ़े, लिटरेचर। और प्रभावित होके ये देश प्रेम की तरफ आ गए। ठीक है। इन्होंने शादी नहीं की, इनके बच्चे नहीं। मैं आपको अभी बायोफैक्ट्स बोल रही हूँ ताकि आप अब इस कुंडली को समझ सको कि लाइफ इनकी कैसे थी और कैसे आगे चली। इसी कुंडली को हम बाद में D9 D10 में भी यूज कर सकते हैं। इनका प्रोफेशन डॉक्टरी का रहा, मेडिकल डॉक्टर। ठीक है। चारू, मैं अभी एजुकेशन पे इधर आऊंगी, पहले बेसिक फैक्ट सुन लो। ठीक है। शादी नहीं की। और यस मैम। 1910 से 1917 कैलकाटा में ये रहे, मतलब मैं पढ़ाई करी मेडिकल की। और फिर 17 से 19 तक इन्होंने प्रैक्टिस भी करी मेडिकल की। लेकिन 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने इतने सारे हिंदुओं को, इतने सारे भारतीयों को मरवा दिया था, तो इनको बहुत देश प्रेम भी हुआ। और ये भी लगा कि कितने अत्याचारी है अंग्रेज, इनके खिलाफ आना चाहिए। तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन कांग्रेस में भी 1920 से 25 में इन्होंने देखा कि वो प्रो मुस्लिम जा रहे हैं। ठीक है। तो प्रो मुस्लिम देख के उन्होंने कहा हिंदुओं का क्या होगा, तो 1925 में इन्होंने आरएसएस की स्थापना करी। 1925 में आरएसएस की स्थापना करी। और अब इस साल 27 सितंबर, दशहरे के दिन करी थी। 27 सितंबर 1925 में इन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी, जिसके 100 साल आज इस साल हम मनाएंगे सितंबर में। ठीक है। और आज वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए वो सबसे ज्यादा, हिंदुओं को लीडरशिप क्वालिटी सिखाने में और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में उसका योगदान है। तो एक रिफॉर्मिस्ट है ये। इन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं हुए, मेडिकल डॉक्टर थे, फ्री फ्री अपनी वो देते थे, जो भी कंसल्टेशन नॉमिनल लेते थे। तो अब ये मेरे को बताओ, इन सारे बायोफैक्ट्स को D1 और D2 से जोड़ो। पैसा नहीं कमाया, सारा जो भी थोड़ा बहुत कमाया वो अपना उसमें लगा दिया, आरएसएस में। और डेथ इनकी हो गई 51 ईयर्स की एज में। बैक रहती थी इन्हें और बीमार रहते थे, उस समय मेडिकल भी इतना नहीं था अच्छा। 51 की एज में, यानी मध्यम आयु में इनका स्वर्गवास हो गया। बोलो। अब खुद डॉक्टर थे वो, है ना? मेडिकल डॉक्टर, MBBS। ये ओके। मीटिंग 1.5 मिनट में खत्म होगी, चलो मैं इसका मोटा मोटा बता देती हूँ, फिर D2 का आप करना नेक्स्ट उसमें। जुपिटर लगन में बैठा है धनु राशि का केतु के साथ। तो पहली बात तो लग्नेश लगन में है, आइडियलिज्म का साइन है जुपिटर का, और जुपिटर लगन में दिग्बली भी है। तो इनको आदर्शवादी तो बना रहा है, जन्म से जनजातीय आदर्शवादी है। ठीक है। स्कूल एज में भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जो एक कोई प्रिंसिपल कोई आया था विजिट करने, कोई ब्रिटिश ऑफिशियल, उसके सामने भारत माता की जय और बाकी सारे नारे वारे लगा लिए थे, है ना। और इनको सजा भी मिली थी उसके लिए। लेकिन ये जो जुपिटर बैठा है ना लगन में, स्वग्रही, ये लीडरशिप हम्म। क्वालिटी भी दे रहा है, एक डिसिप्लिन भी दे रहा है, एक आदर्शवाद भी दे रहा है। सन मून यहाँ आ गए 4th हाउस में। मून दिग्बली है, वाटरी साइन में है।
लेकिन सूर्य के साथ है। और ये प्रतिपदा का बर्थ है इनका। माता पिता का देहांत हो गया जब ये छोटे से थे, 13 साल के। सुख नहीं मिला। भारती मैडम बताओ क्यों नहीं हुआ, क्यों डेथ हुई? इनकी मदर की। मदर और फादर दोनों की पेरेंट्स। डेथ हो गई जब 13 साल देखो की। मैम, एक तो वैसे भी अमावस्या का इनका मतलब अब हम्म। मून में इतना बल नहीं है। रात रात और को 1:17 पे पैदा हुए हैं। 19 डिग्री तक चंद्रमा जब था हाँ तब हाँ, तक अमावस थी। तो उसके अमावस बाद। थी, अमावस से अगला दिन हो गया ना ये। हाँ, लेकिन क्योंकि हम उदय तिथि से देखते हैं तो इनको अमावस का बर्थ ही माना जाएगा। हाँ हाँ, अमावस वाले दिन पैदा हुए तो मून तो वैसे ही उसमें बल ही नहीं रहा। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन होगा। D9 में भी देख लेते हैं। नहीं, वो तो खैर चार्ट में हम देखेंगे, वो जब डिविजनल चार्ट सीखेंगे